इस लेक्चर में एफसीएमए मॉक एमसीक्यूज के रिमेनिंग जो 26 से 50 तक के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट ए में ये एमसीक्यूज 1 से 25 तक सॉल्व हो चुके हुए हैं और उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी हो चुकी हुई है। तो ये 26 से 50 के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो रहे हैं पार्ट बी में। तो इनको देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इज कैरिड आउट सो दैट। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। कॉस्ट में भी कंट्रोल, cost unit gather overheads as they pass through cost center? नहीं। whole item of cost can be charged to cost centers और common cost are shared among cost centers? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जितनी भी कॉमन कॉस्ट होती हैं वो सारी शेयर्ड हो जाती हैं कॉस्ट सेंटर्स में। जितनी भी कॉमन कॉस्ट होती हैं वो सारी शेयर्ड हो जाती हैं कॉस्ट सेंटर में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 27 देखते हैं। The following information is available regarding three production and one service department of Al Subuk Company. तो तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, मशीनिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, और एक सर्विस डिपार्टमेंट दिया हुआ है। अच्छा। नंबर ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉयज दिए हुए हैं और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज दिए हुए हैं। तो टोटल अगर एम्प्लॉयज काउंट कर लें हम, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 873432। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ये सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 8734 और 2। तो 27 जो है, 27 जो है वो टोटल एम्प्लॉयज हो गए। और अब ये जो 10,800 की कॉस्ट है, 10,800 की, इसको अगर मैं डिवाइड करा दूं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, तो ये पर एम्प्लॉय की हमारे पास कॉस्ट प्री अपोर्शनड होके आ गई। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा देंगे पैकिंग डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज हैं। पैकिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं? 5। 3 और 2। तो पहले से जो पैकिंग डिपार्टमेंट में पहले से जो कॉस्ट थी वो थी 12,000 की, ये दी हुई क्वेश्चन में। और जो रीअपोर्शन होके आई है सर्विस डिपार्टमेंट से वो है 400 इंटू पैकिंग डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज हैं, 2,000 की। तो टोटल अगर कॉस्ट हम देखें तो वो 14,000 हमारा आंसर हो जाएगा पैकिंग डिपार्टमेंट में। तो 14,000 मतलब बी सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेल्स फॉर अ स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी वर 960,000। Cost of goods available for sale was 800,000. Gross profit was 25% of sales. The amount of ending inventory was rupees dash. तो सेल्स दी हुई है 960,000 की, और अगर इसमें से लेस हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग, प्रोडक्शन, परचेजेस वगैरह आ जाती हैं, क्लोजिंग, यहाँ से लेस हो जाता है। और यही हमसे क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है उन्होंने, एंडिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट आ जाती है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये हमें ऑलरेडी दी हुई है 800। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है, जीपी की फिर अमाउंट भी हमें दी हुई है सेल्स का 25%, जो कि आ गई 2,40,000 की। तो अब रिवर्स अगर हम जाएं तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर रिवर्स जाते हैं तो इसमें क्लोजिंग लेस होके आया हुआ था तो ऐड हो जाएगा और सेल्स की अमाउंट लेस हो जाएगी। तो 80,000 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो 80,000 जो है हमारे पास बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिश्ती मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर लास्ट मंथ: sales, variable cost, fixed cost, operating income. If sales double next month, what is projected operating income? तो सेल्स है, फिर वेरिएबल कॉस्ट है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट है और ऑपरेटिंग इनकम है। तो सेल्स है 10,000 की, 3,000, ये सारा क्वेश्चन वाला डेटा मैं एक मिनट बाद कॉपी कर रहा हूँ।
ऑपरेटिंग इनकम है 2,000 की। अब वो कह रहे हैं ये लास्ट मंथ का डेटा है, ये करंट मंथ का है। तो सेल्स को कह रहे हैं कि डबल कर दो, सेल्स को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, डबल कर दिया। अब जब भी सेल्स डबल होगी, सेल्स बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सेल्स के ज्यादा यूनिट बिक रहे होंगे तो हमें कॉस्ट, मतलब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे हमें ज्यादा यूनिट्स बनाने भी पड़ेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लग रही होगी इन टोटल। तो वेरिएबल कॉस्ट भी, जैसे सेल्स बढ़ी तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल होगी। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होगी उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, वो फिक्स्ड ही है, तो फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। तो सेल्स डबल कर दी जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो गई, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगी। तो अब देखते हैं हमारी इनकम कितनी हुई है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को हटा देंगे, तो 9,000 की हमारे पास इनकम आ रही है। तो 9,000 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रिकवर्स ओवरहेड ऑन चार्जेबल कंसल्टिंग आवर्स। आवर्स के बेसिस पे ओवरहेड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, अप्लाइड हो रहे हैं, सब एक ही नाम है। Budgeted overheads were 615,000 and actual consulting hours were 32,150. Overheads were recovered. Overheads were under recovered and by 35,000. If actual overheads were 694,075, what was the budgeted overhead absorption rate? OAR फाइंड करने को उन्होंने हमसे कहा है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो अप्लाइड की और रिकवर वाले की इंफॉर्मेशन दी गई है। अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड एफओएच कैसे आते हैं? अप्लाइड एफओएच फाइंड होते हैं हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को जब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ओ ए आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को जब हम मल्टीप्लाई करा देते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से, इसको फिर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल एफओएच से, तो हमारे पास अंडर ओवर अप्लाइड की फिगर आ जाती है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। बजटेड ओवरहेड्स वर 615,000। ओ ए आर कैसे आता है? बजटेड एफ ओ एच को डिवाइड करा देते हैं बजटेड आउटपुट से। ये काफी मल्टीपल इसके क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, और सारे एक ही सिमिलर, अगर आपको पैटर्न याद हो और कंसेप्चुअल क्लियर हो तो इजीली इसमें से 2 नंबर के मार्क्स के एमसीक्यूज जो होता है वो कवर हो सकता है। इससे पहले भी इस वाले एमसीक्यूज में भी, एमसीक्यूज 1 से 25 जो हमने सॉल्व किया उनमें भी ये मल्टीपल क्वेश्चंस आए हुए थे, और सारे एक ही तरह से होते हैं। तो इसको कॉन्सेप्चुअल क्लियर रखें इस चीज को कि क्या हो रहा है। अप्लाइड एफओएच क्या होते हैं? अप्लाइड एफओएच होते हैं जो कस्टमर से हमने एफओएच के कितना रिकवर किया। एक्चुअल एफओएच जो कंपनी ने एक्चुअल खर्चे जो हुए एफओएच के नाम पे, वो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस में या तो गेन आ रहा होता है या हमारे पास लॉस आ रहा होता है। अच्छा, तो अभी देखते हैं बजटेड ओवरहेड्स दिए हुए हैं वर 615,000, मतलब बजटेड एफओएच दिए हुए हैं 615,000। उसके बाद एक्चुअल कंसल्टिंग आवर्स वर 32,150। तो एक्चुअल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में केजी भी आ सकते हैं, आवर्स भी आते सकते हैं, इसलिए इसको ब्रॉड वे में प्रोडक्शन लिखते हैं। तो कहाँ गया? एक्चुअल कंसल्टिंग आवर्स जो है वो 32,150, 32,150 दिए हुए हैं। अब ये 32,150 जब ओ ए आर से मल्टीप्लाई होंगे तो ये अप्लाइड एफ ओ एच आ जाएगा। उसके बाद ओवरहेड्स वर अंडर रिकवर्ड बाय 35,000। अंडर रिकवर्ड मतलब -35,000, यहाँ लिखते हैं -35,000। और इफ एक्चुअल ओवरहेड्स वर 694,075, एक्चुअल ओवरहेड में 694,075, व्हाट वाज द बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट? तो हम अप्लाइड फाइंड कर सकते हैं किस तरह से? एक्चुअल एफओएच से पता चल रहा है, अंडर अप्लाइड से पता चल रहा है कि अप्लाइड एफओएच जो है वो एक्चुअल से कम है। तो एक्चुअल एफओएच में 35,000 अगर हटा दूं तो अप्लाइड एफओएच आ जाएंगे।
क्या किया, एक्चुअल में से जब मैंने 35,000 अंडर अप्लाइड के हटा दिए तो अप्लाइड एफओएच की अमाउंट आ गई। अब इस अप्लाइड एफओएच कैसे आई है, ये तो हमने यहाँ से निकाल ली, लेकिन अगर सीधा सीधा चलते क्वेश्चन में तो ओ या आर को हम मल्टीप्लाई कराते हैं एक्चुअल आर से, तो ये आ जाता। लेकिन एक्चुअल आवर्स गिवन है, ओ आर नहीं गिवन, तो अब मैंने रिवर्स आने तो इस फिगर को मैं इससे डिवाइड कराऊंगा तो ओ आर तक पहुंच जाऊंगा। तो अप्लाइड एफओएच को डिवाइड कराया एक्चुअल आवर्स से, तो 20.5 में ओ ए आर तक पहुंच गया। तो इसका आंसर आ गया 20.5, 20.50। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट एट प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1 लाख यूनिट्स पर 300,000, एट प्रोडक्शन लेवल ऑफ 150,000 यूनिट्स द फिक्स कॉस्ट वुड बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट एट प्रोडक्शन लेवल ऑफ, जब यूनिट्स जो थे हमारे पास 100,000 थे, तो 300 की हमारे पास अमाउंट जो है वो फिक्स कॉस्ट की, वो हमारे पास 300,000 थी। जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ के हो गया 150,000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। तो फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज थोड़ी आएगा प्रोडक्शन लेवल बढ़ने से, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम की सेम ही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल जो है वो 300,000 ही रहेगी। तो थ्री, अगर टोटल में देखा जाए तो 300,000 तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में क्या चेंज आया। पहले जो थी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो 3 थी, अब जो है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वो है 2। तो 2 पर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। The following cost data is available for Beta company. डायरेक्ट मटेरियल यूज, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग एंडिंग दोनों दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ये एक मैंने वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बनाया हुआ है। इसमें डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट पे ओपनिंग, सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, उसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, एफओएच आता है और डायरेक्ट लेबर आता है। तो डायरेक्ट लेबर हमसे इन्होंने बोला है कि क्या है, और यहाँ से जो चीज़ें बन जाती हैं वो निकल के फिनिश गुड्स में चली जाती हैं, और जो बच जाती हैं वो क्लोजिंग में पड़ी रहती हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल यूज दिया हुआ है सबसे पहले 10,000 का, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं 20,000 के, और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग तो जीरो है, क्लोजिंग 6,000 का हमें दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 32,500 गिवन है। सम करते हैं इस साइड को, 38,500 इधर भी आना चाहिए। तो अब ये रिवर्स चल के बैलेंसिंग फिगर यहाँ से फाइंड हो जाएगी। 38,500 में से ये दोनों फिगर हटा देंगे, तो 8,500 हमारा आंसर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ये फाइंड की है मैंने, 8,500। तो इस तरह के क्वेश्चन को टी अकाउंट बना के इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि डेबिट साइड पे चीज़ें रखें जो डेबिट पे आने वाली हैं, क्रेडिट पे क्रेडिट वाली रखें, तो जो फिगर फाइंड करनी है वो बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। तो 8,500 ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 33 है, कंपनी ऑपरेट्स एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी। तो अभी हमने किया है, ये इसकी एंट्री हमने क्या की है, वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्रेडिट हुआ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो डेबिट हुआ है, मतलब फिनिश गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो डेबिट हुआ है। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हुआ है और फिनिश गुड्स का अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है। कैसे, जो भी चीज यहाँ से बन जाती है वर्क इन प्रोसेस से वो निकल के फिनिश गुड्स में चली जाती है। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फिनिश गुड्स का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो टू वाला ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन सर्विस इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री नहीं होती। शुगर मिल्स में, शुगर मिल भी सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, किसी किस्म की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे। गारमेंट्स में भी कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड हो रही। हॉस्पिटल में बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है, हॉस्पिटल जो इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री है।
35 है, a standard cost card reveals that 1 unit of product A needs 2 kg of material X at rupees 10 per kg. During Feb, 800 units of product A produced. Actual price paid for material X is 9 per kg and total cost for 15,300. Determine material cost variance. अच्छा, ये भी क्वेश्चंस लाजमी आते हैं पेपर में। लॉन्ग में भी एक 10 मार्क्स का आया हुआ होता है और शॉर्ट में दो दो नंबर के आ रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट को देख के पढ़ना है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो बहुत दफ़ा ये होता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जगह मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखा है फॉर्मूला, और उसको सॉल्व करा है, या मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस का करा है। तो अभी हमसे क्या फाइंड करने को बोला है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं पहले चीज़ें फाइंड कर लेता हूँ कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इतना हमने सोचा था, बिजनेस ने इतना सोचा था कि इतनी क्वांटिटी लगेगी इस रेट पे, और असल में जो है वो इतनी क्वांटिटी रख गई और इस रेट पे ये है। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा होगा वो ये बता रहा होगा कि कितना ज्यादा लगा या कितना कम लगा जितना हमने सोचा हुआ था उसमें से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरह आता है, हमने 800 यूनिट्स जो हैं वो बनाए हैं। 800 यूनिट्स बनाए हैं और हर एक यूनिट पे 2 kg का मटेरियल लगता है। तो 1600 हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो की हुई थी, हो गई हमारी। उसके बाद जो है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारे पास? स्टैंडर्ड रेट ये दिया हुआ है कि रिवील्स दैट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है 2 kg ऑफ मटेरियल एट रुपीज 10 पर केजी का मिलता है। तो स्टैंडर्ड रेट 10 हो गया। और एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 9 पर केजी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 15,300। तो टोटल कॉस्ट 15,300 को अगर मैं डिवाइड कराऊँ 9 से तो क्वांटिटी पता चल जाएगी 1700 की है। और एक्चुअल रेट जो है वो यहाँ दिया हुआ है 9 पर केजी का। 9 पर केजी, तो ये सारी चीज़ें आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले में रख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1600, स्टैंडर्ड रेट है 10 का, एक्चुअल क्वांटिटी है 1700 और एक्चुअल रेट है 9 का। 16 में से माइनस है 15,300, तो 700 हमारे पास फेवरेबल है, प्लस में आ रहा है इसका मतलब फेवरेबल है। ये फॉर्मूला बिल्ड ही इसी तरह से हुए हुए हैं कि अगर प्लस में आएगा आंसर तो वो फेवरेबल होगा, और माइनस में आएगा आंसर तो इसका मतलब है अनफेवरेबल होगा। और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये वाली और एक्चुअल क्वांटिटी ये वाली से भी पता चल रहा है कि 1600 हमने एज्यूम किए थे कि 1600 क्वांटिटी केजी लगेंगे, लेकिन लग गए 1700 केजी। और हमने रेट जो एज्यूम किया था वो एज्यूम किया था कि 10 पर केजी के हिसाब से हमें मिलेगा, लेकिन वो हमें थोड़ा सस्ता मिल गया, 9 पर केजी के हिसाब से मिल गया। तो 700 फेवरेबल हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 80 आवर्स एंड स्टैंडर्ड टाइम पर आवर इज 100 पर आवर। एक्चुअल टाइम स्पेंड टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 90 आवर्स। एक्चुअल 90 घंटे लग गए, और एक्चुअल जो हमने रेट पे किया वो 110 का था। डिटरमाइन लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, तो लेबर रेट वेरिएंस किस तरह से आता है? लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? अच्छा, कॉमन नहीं लेना इसमें। एक्चुअल आवर्स कॉमन आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन इसको कॉमन रख के ना चलाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूरी की पूरी अमाउंट ऐसी उठा के दी हुई होती है। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट अलग नहीं दिया हुआ होता, टोटल लेबर आवर्स ही एक साथ दे दिए होते हैं, तो वो फिर मसला होता है। तो फॉर्मूले को पूरा खोल के ही रखना है, उसको इसी तरह से लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट वेरिएंस के फॉर्मूले में रेट का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ स्टैंडर्ड रेट यूज हो रहा है, यहाँ एक्चुअल रेट यूज हो रहा है, और आर्स जो है वो दोनों जगह एक्चुअल आर्स ही यूज हो रहे हैं। तो एक्चुअल आर्स जो है वो है 90, स्टैंडर्ड रेट जो है वो है 100, एक्चुअल आर्स जो है वो अगेन 90, और एक्चुअल रेट जो है वो है 110 का।
तो यहाँ से हमारे पास जो लेबर रेट वेरिएंस आया वो -900 का मतलब ये है कि अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल 900, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस यूनिट, अच्छा ये सेम टाइप का डेटा है। और अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का बोला है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है? स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आवर्स का डिफरेंस आ रहा है, रेट जो है अभी हम स्टैंडर्ड रेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेट का जो इम्पैक्ट था वो लेबर रेट वेरिएंस में यूज कर चुके हैं। तो अगर यहाँ पे भी रेट हमने चेंज लिख दिया तो वो डबल इम्पैक्ट आ जाएगा। तो एफिशिएंसी वेरिएंस में एफिशिएंसी को हमने देखना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स रखे, एक्चुअल आवर्स रखे, और रेट जो है वो हमने स्टैंडर्ड यूज हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स किस तरह से आएंगे? हमारी जो standard time to produce a unit is 80 hours and standard time per hour is 100। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 80 आवर्स, ये खुद ही दे दिए हैं 80 आवर्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में बस रखते हैं 80 आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट 100। बिल्कुल सीधा सीधा सा डेटा दिया हुआ है। एक्चुअल टाइम स्पेंड टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज 90 आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट अगेन 100। तो -1000 का ये क्या मतलब है? -1000 मतलब अनफेवरेबल 1000। तो अनफेवरेबल 1000, ऑप्शन सी 37 का करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट इंक्लूड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंक्लूड होता है सेल्स रीजन, डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल नहीं होता कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। प्राइम कॉस्ट रेफर्स टू, प्राइम कॉस्ट में जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो सारी आ जाती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कन्वर्जन माइनस ओवरहेड्स, ओवरहेड प्लस लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 41 का है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो, प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो सर्वे से हमारे पास कलेक्ट होता है। तो डेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कैसे इंपॉर्टेंट होगा ये तो? अभी बिल्कुल प्राइमरी है, स्टार्ट में डेटा हमारे पास यूज हो रहा है। डेटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, डेटा डिराइव फ्रॉम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स नहीं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से प्राइमरी डेटा नहीं आता। वो प्राइमरी डेटा पहले से आया हुआ होता है, फिर वो यूज हो रहा होता है इन रिपोर्ट्स में। डेटा पर्टेनिंग टू इमटेरियल मैटर नहीं, डेटा ड्राइव फ्रॉम स्टैटिस्टिकल सर्वे, सर्वे से जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है वो प्राइमरी बिल्कुल डेटा होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वेरियस रिपोर्ट इज टर्म्ड एज, वेरियस रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन यूज हो रही होती है वो क्या है? उसको प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। तो इसका ऑप्शन है प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन वेरियस रिपोर्ट इज टर्म्ड एज प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी नहीं होती, प्राइमरी तो स्टैटिस्टिकल सर्वे से आती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी नहीं होती। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट मीन्स अभी हमने ऊपर भी देखा था कि प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? प्राइम कॉस्ट में जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आ जाती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट मीन्स सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो वो भी ऐड हुए होते। बट फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा, एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होती है पीरियड कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सारे आ रहे होते हैं, और एफओएच का जितना अप्लाइड का पोर्शन होता है वो आ रहा होता है। बाकी पीरियड कॉस्ट में जितने भी हमारे एडमिन, सेलिंग, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ये एक्सपेंसेस ये जितने होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यहाँ से आ गई, अगर डायरेक्ट मटेरियल होता तब भी आ जाता, वो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। तो अभी सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेसिकली फॉर ऑनर्स नहीं,
ऑल एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल के लिए होता है। क्रेडिटर्स, जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके लिए नहीं। इंटरनल मैनेजमेंट, जो हमारी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट होती है उसके लिए होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑनर्स के लिए और उनके लिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। ऑनर्स और एक्सटर्नल पार्टीज के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शुड ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमेशा हमेशा जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि जिसमें बहुत कंपोनेंट होते हैं, वेरिएबल का भी और फिक्स का भी। तो इंक्रीज इन स्टेप, ये तो स्टेप कॉस्ट का फंक्शन है। रिमेन द सेम विद द रेलिवेंट रेंज ऑफ आउटपुट, नहीं है, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर यूजली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेजरी, बजटिंग, कॉस्टिंग, प्रोडक्ट डिसीजन। तो बी सी डी तीनों करेक्ट है। ट्रेजरी इसका आंसर है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पूछा हुआ है तो ट्रेजरी। 48 का ए। इफ sale price of a product B is 50 per unit, direct material cost is rupees 20 per unit, labor है 5 per unit, variable manufacturing cost है 5 per unit, और variable marketing and admin cost है 3 per unit, then what would be the CM per unit? तो CM per unit इससे पहले भी ये पिछले वाले एमसीक्यूज में भी सॉल्व किया था। ये CM कैसे आता है, सेल प्राइस में से जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको माइनस कर देते हैं तो CM पर यूनिट आ जाएगा। सेल प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देंगे तो CM पर यूनिट आ जाएगा। सेल प्राइस पर यूनिट दी हुई है 50, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20 है, 5, 25 हो गई, फिर उसके बाद 5, 30 हो गई, 30 के बाद 3, 33, 33 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई तो 50 माइनस 33, 17 आंसर है इसका। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग में बी यूज्ड इन कंपनीज दैट, ये भी पिछली में एमसीक्यूज में भी था। वहाँ पे ये यूज होता है जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट यूज बन रहे होते हैं। तो इंगेज इन रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस सेल बोर्ड्स मेड टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, नहीं ये तो ऑप्शन गलत है। स्पेसिफिकेशन जब आ गई तो ऑब्वियसली होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होगी, क्योंकि कस्टमर की अलग अलग, हर कस्टमर अपनी अलग स्पेसिफिकेशन रख पा रहा होगा। प्रोड्यूस ब्रिक्स फॉर सेल्स टू पब्लिक, हाँ बिल्कुल, ब्रिक्स जो होते हैं वो सेम पैटर्न पे यूज हो रहे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कंस्ट्रक्ट हाउसेज अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्लान, अगेन यहाँ पे कस्टमर प्लान्स के हिसाब से ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में यूज हो रही होती हैं चीज़ें, क्योंकि हर कस्टमर का अलग से एक जॉब होती है कि उसको हमने उसके अकॉर्डिंग बना के देनी होती है चीज़। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। में रिमेनिंग 50 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेंगे।